हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक क्रियात्मक समूही कार्बनिक यौगिकों के आईयूपीएसी नामकरण। अल्कोहल तक देख लिया था। अब पढ़ रहे हैं एमीन जब क्रियात्मक समूह के रूप में होता है तो ऐसे कार्बनिक यौगिकों का आईयूपीएसी नाम कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एमीन कितनी तरह की होती है। देखिए, एमीन 3 तरह की होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। और इनको पहचानते कैसे हैं? जब नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन और 1 एल्किल समूह जुड़ा हो तो ऐसे एमीन समूह को प्राथमिक या 1 डिग्री एमीन कहते हैं। ठीक है। जब एमीन के नाइट्रोजन के साथ 1 तो हाइड्रोजन और 2 एल्किल समूह जुड़े हों तो ऐसा एमीन द्वितीयक एमीन कहलाता है या 2 डिग्री एमीन कहलाता है। और जब एमीन के नाइट्रोजन के साथ 3 एल्किल समूह जुड़े हों तो ऐसा एमीन तृतीयक एमीन कहलाता है, जिसे 3 डिग्री एमीन भी बोलते हैं। जब हम प्राथमिक एमीन का नाम करते हैं तो ये जो एल्किल समूह है इसमें मुख्य कार्बन श्रृंखला यानी कि सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं और उस चयन के बाद उसकी नंबरिंग की जाती है। नंबरिंग उस सिरे से करेंगे जिस सिरे से NH2 समूह नज़दीक होता है और उसके बाद नाम लिखा जाता है। तो पहले प्राथमिक एमीन का नाम देखते हैं। देखिए, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमीन देखते ही पहचान में आ जाएंगे। 1-2 बार प्रैक्टिस जब आप करोगे एग्जाम्पल्स की तो आप देखते ही बता दोगे कि ये प्राथमिक एमीन है, ये द्वितीयक है और ये तृतीयक एमीन है। जैसे कि ये है, यहाँ आपको दिख रहा है कि नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है और ये पूरा एल्किल समूह है, तो ये प्राथमिक एमीन का उदाहरण है। तो मैंने कहा जो एल्किल समूह होता है उसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। तो एक ही कार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन की, और इसमें जो क्रमांकन या नंबरिंग है इस सिरे से करो चाहे इस सिरे से करो, NH2 समूह 2 नंबर के कार्बन पर ही आ रहा है। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं। कोई प्रतिस्थापी है नहीं तो सीधा नाम किससे लिखेंगे? मुख्य श्रृंखला के नाम से। पहले वर्ड रूट यानी कि प्रोप, एल्केन का प्राथमिक अनुलग्न एन, तो क्या बन गया? प्रोपेन। और क्योंकि एमीन में कोई कार्बन होता नहीं है इसका मतलब नंबरिंग भी इससे नहीं होती, ये जहाँ जुड़ा रहता है। नंबरिंग उस सिरे से होती है जिस सिरे से ये नज़दीक होता है। इसका मतलब इसका नंबर लगाना पड़ेगा, इसके नाम से पहले इसको नंबर देना होता है क्योंकि ये फिक्स नहीं है कि किस नंबर के कार्बन पर आता है। इसलिए इसका नंबर लिखा 2 और फिर इसका अनुलग्न लिख दिया। एमीन का अनुलग्न भी एमीन ही होता है। ठीक है। अब इसको देखते हैं। इसका नाम आपको करके बताना है। पहले नंबरिंग करना फिर नाम लिखना है आपको, इसीलिए मैंने ये जगह खाली छोड़ी है। बात करते हैं द्वितीयक एमीन की। देखिए, द्वितीयक एमीन की आईयूपीएसी नामकरण के समय हमें पता है कि नाइट्रोजन के साथ 2 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं। तो जो छोटा एल्किल समूह होता है उसे हम एमीन का प्रतिस्थापी मानते हैं और उस एल्किल समूह का नाम बड़े एन के साथ, कैपिटल एन के साथ सबसे पहले लिख दिया जाता है। ठीक है। और फिर हम मुख्य श्रृंखला, जो दूसरा एल्किल बड़ा एल्किल समूह था उसमें मुख्य श्रृंखला का चयन करेंगे। उसमें कोई प्रतिस्थापी होता है तो प्रतिस्थापी का नाम लिखेंगे, फिर मुख्य श्रृंखला का नाम लिखेंगे और फिर एमीन का जो द्वितीयक अनुलग्न है उसे लिख देंगे, जो कि एमीन ही होता है। तो यहाँ देखिए, ये है NH, एक एल्किल समूह ये है और एक एल्किल समूह ये है। ये बड़ा एल्किल समूह है, ये छोटा है। छोटा एल्किल समूह जो होता है उसका नाम सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो ये मेथिल है, N लगाकर इसका नाम लिख दिया मेथिल। अब इस पर आते हैं। इतना काम खत्म हो गया। अब आप इसको H ही समझ लो, इसको NH2 ही समझ लो। इस तरह से समझो कि ये NH2 ही है। तो जैसे हमने प्राथमिक एमीन का नाम किया था अब वैसे इसका नामकरण करते हैं। तो इसमें लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने चयन किया, 1 2 3 4 कार्बन की है और नंबरिंग इस सिरे से कर रहे हैं क्योंकि एक सिरा ये है और दूसरा सिरा ये है।
दूसरे सिरे से नंबरिंग करते हैं तो प्रतिस्थापी का नंबर आता है 3, इसलिए इस सिरे से हम नंबरिंग करते हैं। इस सिरे से ये जो क्रियात्मक समूह है इसका नंबर 3 आ रहा था इस सिरे से, और इस सिरे से नंबर 2 आता है, तो नंबरिंग इसी सिरे से करेंगे। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं। हमने देखा कि तीसरे नंबर के कार्बन पे एक प्रतिस्थापी और है, मेथिल प्रतिस्थापी है। तो देखिए ये जो मेथिल था ये तो एमीन का प्रतिस्थापी था जिसको हमने सबसे पहले लिख ही दिया था। अब हमारी मुख्य श्रृंखला का प्रतिस्थापी तो इसलिए लिखा है 3 मेथिल। ये मुख्य श्रृंखला का प्रतिस्थापी, इसका नंबर लिखा, इसका नाम लिखा, और अब मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की है, उसका नाम लिखा ब्यूटेन, और क्रियात्मक समूह का नंबर लिखकर उसका अनुलग्न हम लिख देते हैं। तो ये द्वितीयक एमीन के नाम लिखने का तरीका है। अब समस्या तब आती है जब दोनों ही एल्किल समूह की लंबाई समान होती है। जब दोनों ही एल्किल समूह समान है तो एक को प्रतिस्थापी मान लो और दूसरे को मुख्य श्रृंखला मान लो, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोनों ही जब समान होते हैं तो एक प्रतिस्थापी हो जाएगा और दूसरा मुख्य श्रृंखला हो जाएगी। तो हमने इसको प्रतिस्थापी मान लिया एमीन का, ये एथिल है तो इसका नाम पहले लिख दिया एन एथिल। ये मुख्य श्रृंखला होगी, मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन किया तो इस तरह से होगा क्योंकि पहले ही कार्बन पे ये जुड़ा हुआ है। इसको देखिए H समझ लिया करो, जब इसका नाम लिख दिया है तो इसको H समझो, तो इसे बोल दिया NH2 CH3 CH2 NH2, जैसे कि प्राथमिक एमीन में होता है। अगर ऐसे समझ लेते हैं तो नाम लिखना आसान हो जाता है। और ये इस मुख्य श्रृंखला के पहले ही कार्बन पे जुड़ा है, ये जो प्रतिस्थापी है क्रियात्मक समूह है मुख्य श्रृंखला के पहले ही कार्बन पे जुड़ा हुआ है। नंबरिंग कर दी, कोई प्रतिस्थापी इसमें है नहीं, इसलिए मुख्य श्रृंखला का नाम लिखते हैं सीधा ही एथेन, 2 कार्बन की मुख्य श्रृंखला एथेन, और क्रियात्मक समूह का नंबर और उसका नाम। तो ये द्वितीयक एमीन का IUPAC नाम हो गया। तृतीयक एमीन में 3 एल्किल समूह जुड़े रहते हैं, तो उसमें से हमें ढूंढना होता है कि तीनों में से सबसे बड़ा एल्किल समूह कौन सा है। जो सबसे बड़ा एल्किल समूह होगा वो हमारा मुख्य श्रृंखला बनाएंगे उससे, और बाकी के जो 2 छोटे एल्किल समूह हैं वो प्रतिस्थापी हो जाएंगे, जिनको नाम हम जैसे कि द्वितीयक में कर रहे थे एन लगाकर पहले लिख रहे थे, ऐसे ही छोटे एल्किल समूहों का नाम एन लगाकर पहले लिख देते हैं। जैसे ये उदाहरण देखिए, इसमें एक है मेथिल, इस नाइट्रोजन के साथ एक एल्किल समूह कौन सा है, मेथिल है, एक है ये 2 कार्बन का एथिल, और ये है एक प्रोपिल। तो इसमें ये जो बड़ा एल्किल समूह है ये हमारी मुख्य श्रृंखला हो गई, बाकी के 2 एमीन के प्रतिस्थापी हो गए। तो एक है एथिल, एक है मेथिल। तो एथिल का नाम पहले लिखेंगे एन एथिल, क्योंकि अंग्रेजी नाम का पहला अक्षर ABCD के अनुसार इससे पहले आता है, इसलिए एथिल का नाम पहले लिखेंगे एन लगाकर, और मेथिल का नाम इसके बाद में लिखेंगे वो भी एन लगाकर, क्योंकि ये दोनों ही एमीन के ही प्रतिस्थापी, इसलिए इनके आगे एन लगा है। ठीक है, अब मुख्य श्रृंखला ये है। मुख्य श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी है नहीं, इसकी नंबरिंग कर दी हमने 1 2 3। तो इसको आप NH2 समझ लो, जब हमने प्रतिस्थापी के नाम लिख दिए तो इसका मतलब ये है कि ये एमीन क्रियात्मक समूह पहले ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, और नंबरिंग हमने इसी सिरे से करी है। कोई प्रतिस्थापी है नहीं, तो एमीन के प्रतिस्थापियों के बाद सीधे ही मुख्य श्रृंखला का नाम आ जाएगा प्रोपेन, 3 कार्बन की मुख्य श्रृंखला प्रोपेन, और पहले ही कार्बन पे एमीन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिख दिया जाता है। तो ये थे एमीन के IUPAC नाम। 3 तरह के होते हैं, और इनको जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छे से समझ पाओगे। इसके बाद बात करते हैं बहुक्रियात्मक समूही यौगिकों के IUPAC नामकरण। जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह होते हैं तो वहाँ आपको जो मैंने लिखवाई थी वरीयता क्रम के आधार पर क्रियात्मक समूहों की सारणी, उसका उपयोग किया जाता है। वरीयता क्रम के अनुसार जो क्रियात्मक समूह ऊपर होता है उसे मुख्य क्रियात्मक समूह मान लेंगे, और बाकी के क्रियात्मक समूह प्रतिस्थापी के रूप में माने जाएंगे, जिनका पूर्व लग्न हम काम में लेते हैं। और जब प्रतिस्थापी ही मान लिया है तो उनका नाम मुख्य श्रृंखला के नाम से पहले लिखा जाता है। जैसे कि प्रतिस्थापियों का नाम हम लिखते हैं, ठीक वैसे ही
उन बाकी के क्रियात्मक समूहों का नाम उनके पूर्व लगाते हुए लिखा जाता है। तो ये आगे हम उदाहरण से इसको समझेंगे। और यही लिखा है इसमें, जब किसी यौगिक में एक से अधिक प्रकार के क्रियात्मक समूह उपस्थित हों तो उन यौगिकों में से किसी एक क्रियात्मक समूह को प्रमुख क्रियात्मक समूह निर्धारित करते हैं व बाकी अन्य क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी की तरह प्रदर्शित करते हैं। और प्रमुख क्रियात्मक समूह का निर्धारण वरीयता क्रम के आधार पर किया जाता है, जो सारणी मैंने आपको पहले लिखवा दी है। तो देखिए एक उदाहरण देखते हैं। ये एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें क्रियात्मक समूह हम देखते हैं, एक तो है COOH और एक है CN। दो क्रियात्मक समूह हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह का निर्धारण। मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है, इसलिए इसी ही हम क्रियात्मक समूह मानते हैं और इसे क्या मानते हैं, फिर CN को प्रतिस्थापी मानते हैं। ठीक है, इसको प्रतिस्थापी मान लिया है। मुख्य क्रियात्मक समूह ये है। मुख्य क्रियात्मक समूह के पास कार्बन है, इसीलिए इसी के कार्बन से नंबरिंग शुरू करते हैं 1 2 3। देखिए इसको 4 नंबर नहीं दिया, इसको 4 नंबर नहीं दिया इसके कार्बन को, क्योंकि इसको हम क्या मान रहे हैं, प्रतिस्थापी मान रहे हैं। इस प्रतिस्थापी के कार्बन को नंबर नहीं दिया जाता है, ये ध्यान रखना है, इसको 4 मत कर देना। तो नंबरिंग के बाद अब क्या करते हैं, नाम। तो ये हमारा प्रतिस्थापी है, तो इसका पूर्व लग्न क्या होता है, साइनो। इसका नंबर लिखेंगे पहले, प्रतिस्थापी का नाम साइनो। मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन है, तो मुख्य श्रृंखला में 3 कार्बन की एल्केन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। और फिर ओइक अम्ल। मैंने पहले ही बताया था कि जब नंबरिंग क्रियात्मक समूह के कार्बन से शुरू होती है तो फिर उस क्रियात्मक समूह का नंबर हम नहीं लिखते हैं, इसलिए प्रोपेन के साथ ओइक अम्ल जोड़कर लिखा है, क्या हो गया, प्रोपेनोइक अम्ल। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इसमें क्रियात्मक समूह है, एक तो OH और एक है NH2। OH मुख्य क्रियात्मक समूह है और NH2 क्या हो गया, प्रतिस्थापी हो गया। अब OH और NH2 का तो निर्धारण हमने कर लिया कि OH मुख्य क्रियात्मक समूह है। अब करते हैं मुख्य श्रृंखला का निर्धारण। क्योंकि एक ही मुख्य श्रृंखला है तो इसमें यह देखना है कि इस श्रृंखला का क्रमांकन किस सिरे से करना है। एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। इस सिरे से जो मुख्य क्रियात्मक समूह है ये दूसरे नंबर के कार्बन पे आता है और इस सिरे से ये चौथे नंबर के कार्बन पे आता है, इसलिए नंबरिंग इस सिरे से की गई है। नंबरिंग करने के बाद नाम लिखते हैं। 4 नंबर के कार्बन पे एक क्रियात्मक समूह था, लेकिन अब ये मुख्य क्रियात्मक समूह के साथ आया, इसलिए इसे प्रतिस्थापी माना है और इसका पूर्व लग्न होता है एमिनो। तो इसका नंबर लिखा है, इसका नाम लिखा। मुख्य श्रृंखला का नाम है पेंटेन और मुख्य क्रियात्मक समूह का अनुलग्न उसके नंबर के साथ लिख दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण है ये। इसमें देखिए मुख्य क्रियात्मक समूह कौन है, एक तो OH आया है और एक CO आया है। CO यानी कि कीटोन। तो जब सारणी हम देखते हैं तो उसमें कीटोन जो है हमारा मुख्य क्रियात्मक समूह होता है और OH फिर यहाँ क्या हो जाएगा, एक प्रतिस्थापी हो जाएगा। मुख्य श्रृंखला हमारी ये हो गई है। मुख्य श्रृंखला का क्रमांकन इस सिरे से किया है क्योंकि CO समूह इस सिरे से 2 नंबर पे आ रहा है। तो हमारे पास 2 प्रतिस्थापी हो गए, एक तो मेथिल और एक हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का H मेथिल के M से पहले आता है, इसलिए हाइड्रोक्सी का नाम पहले लिखेंगे। 3 हाइड्रोक्सी 3 मेथिल, ये प्रतिस्थापियों के नाम हो गए। मुख्य श्रृंखला 4 कार्बन की है, ब्यूटेन 2 ऑन। तो देखिए ये कीटोन ही ऐसा क्रियात्मक समूह होता है जिसमें कार्बन होते हुए भी नंबरिंग इसके कार्बन से शुरू नहीं की जाती, इसीलिए इसके नाम से पहले इसका नंबर लिखा जाता है, क्योंकि ये निर्धारित नहीं होता कि ये कौन से नंबर पे आएगा। ऐसे ही अगला एग्जांपल है। इसमें अब मुख्य क्रियात्मक समूह COOH है। ये जो CO है ये क्या हो जाएगा, अब प्रतिस्थापी हो जाएगा। लेकिन इसमें एक बात ध्यान में रखने वाली है कि नंबरिंग जब हम इस कार्बन से शुरू करेंगे तो इसके कार्बन को नंबर दिया जाता है, क्योंकि ये श्रृंखला के बीच में आ जाता है। प्रतिस्थापी होते हुए भी इसके कार्बन को यहाँ नंबर मिलता है, तो 4 नंबर दिया जाएगा। और CO का जो पूर्व लग्न होता है ऑक्सो होता है, तो इसके नंबर
इसी के कार्बन पे जो नंबर था वही नंबर इसका माना जाएगा। 4 ऑक्सो 5 कार्बन की कार्बोक्सिलिक अम्ल पेंटेनोइक अम्ल, ये ध्यान रखना है, CO को नंबर दिया जाता है। यहाँ देखिए CHO और CO दो क्रियात्मक समूह हैं। CHO मुख्य क्रियात्मक समूह है, इसीलिए इसका तो आएगा अनुलग्न, और CO क्या है, प्रतिस्थापी माना जाएगा, इसका आएगा पूर्व लग्न। इसका पूर्व लग्न होता है ऑक्सो और इसका अनुलग्न होता है एल। नंबरिंग इससे शुरू करिए, इसके कार्बन को नंबर मिला है क्योंकि अभी बताया था कि कीटोन के कार्बन को नंबर दिया जाता है। 3 नंबर इसको मिला है तो 3 ही इसका नंबर माना जाएगा। 3 ऑक्सो ब्यूटेन एल यानी कि ब्यूटेनेल। अब यहाँ देखिए ये दोनों उदाहरण आपको समझने होंगे। आपको याद होगा जब आपने वो सारणी लिखी थी तो CHO यानी कि एल्डिहाइड के लिए 2 पूर्व लग्न लिखे थे, ऑक्सो और फॉर्मिल। इनका उपयोग कब और कैसे किया जाता है मैंने कहा था कि आगे बताएंगे। अब वो समय है, इन दोनों उदाहरणों के द्वारा हम समझेंगे कि कब ऑक्सो का प्रयोग करते हैं, कब फॉर्मिल का। देखिए एक बात तो फिक्स है कि इसमें और इसमें दोनों में मुख्य क्रियात्मक समूह COH है और CHO क्या है, प्रतिस्थापी है। मुख्य नहीं है तो प्रतिस्थापी है। यहाँ पर जब नंबरिंग करते हैं तो इससे नंबरिंग शुरू होगी 1 2 3 4। जब CHO के कार्बन को नंबर दे दिया जाता है तब तो ये जो प्रतिस्थापी है इसका पूर्व लग्न ऑक्सो माना जाता है, ठीक है। और जब CHO के कार्बन को नंबर नहीं मिलता है प्रतिस्थापी के रूप में तो फिर इसका पूर्व लग्न फॉर्मिल माना जाता है। तो देखिए हमने क्या किया, 1 2 3 4 नंबर इसको दे देते तो इसको नंबर नहीं मिलता, तो फिर इसका नाम क्या हो जाता है, 3 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। लेकिन जब इसके कार्बन को नंबर दे दिया है, इसके बाद यहाँ आए हैं तो एक तो प्रतिस्थापी ये खुद तो है ही और ये भी बन गया है 4 ऑक्सो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल। तो हमारी मकसद क्या होता है कि जब लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिस्थापी हों, ऐसी कार्बन श्रृंखला का हम चयन करते हैं। तो 4 कार्बन की तो ये भी बन रही है और 4 कार्बन की ये भी बन रही है। जब सीधी सेलेक्ट कर लेते हैं तो एक ही प्रतिस्थापी माना जाएगा, और जब हम इसके पास आ जाते हैं ये तो है ही प्रतिस्थापी और एक और बन जाता है, इसलिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो इसके कार्बन को जब नंबर मिल गया है तो इसका पूर्व लग्न ऑक्सो माना जाता है। और इसमें देखिए हम सीधे ही चले गए हैं लंबी कार्बन श्रृंखला की ओर, हम यहाँ इसके पास नहीं आए क्योंकि इसके पास आते ही 4 नंबर तक ही सीमित रह जाते, इसीलिए हम सीधे चले गए। 5 कार्बन की लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया, इसीलिए अब ये फॉर्मिल है 3 फॉर्मिल पेंटेनोइक अम्ल, और ये ऑक्सो है क्योंकि इसको नंबर मिला है, और एक प्रतिस्थापी है मेथिल 4 ऑक्सो 3 मेथिल ब्यूटेनोइक अम्ल, इसका IUPAC नाम हो गया। कोई भी अब भी कोई समस्या हो तो मुझसे ज़रूर पूछना। ये 2 उदाहरण हैं, इनको भी आप समझना, कोई समस्या है तो ज़रूर पूछना। धन्यवाद।